नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपी पीएससी आरओ की, जिसमें हम लोग अभ्यास सीरीज 2.0 चला रहे हैं, इस पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस्ड में। ठीक है ना, फुल रिवीजन करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, ये क्लास नंबर 30 है। 29 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, ये 30वीं क्लास है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब कुछ ही वीडियोस बचे हुए हैं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम लोग देखेंगे कि पिछले टर्न पे हम लोगों ने कितना पढ़ा हुआ था, क्या किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्या किया था। पिछले टर्न पे हम लोगों ने बात की थी शायद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम लोगों ने बात की थी, कैसे चला, कब चला, इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, सरकारी प्रतिक्रियाएं क्या हुई इसमें। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया था कि गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, यरवदा जेल में रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछ चुका है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया, यरवदा जेल में। ठीक, उसके बाद 1 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। कैसे लिया सब मैं बता चुका हूं। फिर सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड, इसकी डेट आपसे कई बार पूछी गई है, 16 अगस्त 1932। ठीक है, ये क्या था, कैसे क्या था, इसकी नीतियां क्या क्या थी, सब हम लोगों ने देख लिया है। पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य। कैसे क्या हुआ था सब मैंने बता दिया। पृथक निर्वाचन प्रणाली में 71 सीटें दलितों को दी गई थी, जिसपे से सामान्य सीटों में 147 सीटें दलितों के लिए गांधी जी ने प्रोवाइड की थी, और कहा था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी का हरिजन संपर्क अभियान चला था, हरिजन पत्रिका, दलितों को हरिजन के नाम से बुलाया कब गया था। फिर गांधी जी रिहा कब हुए, और रिहा होते ही वर्धा आश्रम गए, हरिजन संपर्क अभियान शुरू किया। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें अभियान के दौरान 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। ये भी आपसे किस स्टेटमेंट में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कट्टरपंथियों ने गांधी जी को मारने का प्रयास भी किया था। गांधी जी कांग्रेस सदस्यों द्वारा जीजी या गवर्नर जनरल असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन जो कट्टरपंथी थे उन्होंने इस विधेयक को नामंजूर कर दिया कि जो दलित है वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से। तो ये बात हो गई थी हमारी 1933-34 के करीब। अब आगे चलते हैं, घटना को लेते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, कैसा क्या था, पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बताऊं इंपॉर्टेंट चीज कि भारत शासन हेतु अंग्रेजों द्वारा पारित अंतिम अधिनियम, भारत के शासन के लिए पारित अंग्रेजों द्वारा अंतिम अधिनियम था। ठीक है, इसके बाद कोई भी अधिनियम नहीं आया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। उसके बाद एक और पॉइंट ले लें हम लोग इसी में कि ये सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है। कैसे बताया, तो भाई साहब इसमें 321 आर्टिकल, 321 अनुच्छेद प्लस 10 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची, इस वजह से ये सबसे बड़ा है। एक पॉइंट और ले लें, ये किसने पारित किया, तो लॉर्ड लिन लिथगो समिति,
मैंने बताया था कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके बाद लॉर्ड लिंडले गो समिति ने श्वेत पत्र के पॉइंट को निकाला और उस पॉइंट को एक रूल देते हुए एक एक्ट बना दिया, अधिनियम पारित करवा दिया। उसे ही 1935 का अधिनियम बोला गया। तो लॉर्ड लिंडले गो समिति सिफारिश पर यह एक्ट आया। इसे लिख दे, कोई समस्या नहीं है। आपसे पूछेगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथ गो समिति। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कहीं बुक में नॉर्मली मिलेगा नहीं और कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इस एक्ट के प्रावधान क्या क्या थे, क्योंकि प्रावधान से प्रश्न आते हैं। इस एक्ट के प्रावधान, अब प्रावधान आपको पॉलिटी में भी देखने को मिलेंगे, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी इस एक्ट के प्रावधान। ठीक है ना, याद रखिएगा पॉलिटी में आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार थोड़ा सा नॉर्मली चलूंगा, लेकिन आपको डिटेल इसमें पढ़ना पड़ेगा जब आप पढ़ोगे पॉलिटी। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाना था। इस पे जिसमें डोमिनियन स्टेट कैसे बनेगा? जिसमें ब्रिटिश प्रांत, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश का विलय अनिवार्य था। और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों का विलय ऐच्छिक था। आप समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही आराम आराम से चलेंगे यहां पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाना था, किस प्रावधान के तहत? 1935 के तहत। इसे ब्रिटिश प्रांत केंद्र शासित प्रदेश का विलय अनिवार्य था, भाई विलय होगा तभी डोमिनियन स्टेट बनेगा। और जो देसी रियासतें हैं 562 के करीब, उसका विलय ऐच्छिक था कि भाई जिसको विलय करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई कि जो 50% जो देसी रियासतें हैं उनको शामिल होना ही पड़ेगा। ये बात समझे, 50%, आधी देसी रियासतें जब शामिल होंगी, विलय होगा तभी डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 50% देसी रियासतें शामिल हुई ही नहीं, तो कभी भारत जो है डोमिनियन स्टेट बना ही नहीं। ठीक है, तो इसी के आगे अगली स्लाइड में लिख दे रहा हूं, कम से कम 50% देसी रियासतों को शामिल होने से ही यह डोमिनियन स्टेट बनाया जाना था, बनाया जाना था। 50% देसी रियासतें शामिल हुई नहीं, इसलिए डोमिनियन स्टेट बना नहीं। ये मैंने बताया केवल पहला प्रावधान, ये पहला प्रावधान। ठीक है,
दूसरा देखते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। देखिए हुआ क्या, अभी तक मैंने आपको 1919 का एक एक्ट बताया था, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड। उसमें क्या था कि केंद्र में, सॉरी, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। मतलब प्रांत में भारतीयों को भी आधा पावर दी गई थी और अंग्रेजों के पास तो आधी पावर थी, जो मेन पावर थी। लेकिन अब क्या हो गया 1935 में, 1919 में क्या बोला गया था कि देखो ऐसा है कि हम आराम आराम से शासन देंगे, हम क्रमिक शासन देंगे, क्रम के आधार पर हम एकदम से पावर नहीं दे देंगे। तो क्रम आया 1935, तो उसमें क्या हुआ कि प्रांतीय स्तर पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। और सभी विषय, प्रांत के सभी विषय भारतीयों को दिए गए। मतलब अभी तक क्या था, आधा आधा था, प्रांतों में द्वैत शासन था कि आधा शासन अंग्रेजों का, आधा भारतीयों का। अंग्रेजों ने मेन मेन जो पद थे, मेन मेन विभाग थे, वो अपने पास रखे थे। तो अब क्या हो गया, प्रांतों में पूर्ण शासन, द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट आपसे आता है नॉर्मल एग्जामों में। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके सभी विषय भारतीयों को दिए गए। लेकिन अंग्रेज गवर्नर के पास वीटो की शक्ति निहित की गई। निहित की गई या निहित थी, ऑलरेडी थी पहले से ही। तो वीटो पावर अंग्रेजों के पास है अभी भी, लेकिन जितने विषय हैं भारतीयों को दे दिए गए हैं। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। कि भाई अब आधा आधा शासन केंद्र में होगा, फिर आगे चल के फिर पूरा शासन देने की क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया, कि केंद्र में लागू कर दिया गया 1935 अधिनियम के तहत। क्लियर है। विषय का विभाजन किया गया, खैर वो सब आगे चलेंगे, मेन मेन पॉइंट बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बात करें इसमें हम लोग, आगे क्या प्रावधान हुआ। एक संघीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया गया। केंद्र की जो व्यवस्थापिका है, संघीय व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का विस्तार किया गया। कैसे कैसे विस्तार किया गया, थोड़ा बताइए। तो देखिए, जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधान सभा, जिसको वर्तमान में हम लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं, इस पे 375 सदस्य हो गए, बढ़ गए, मतलब विस्तार हुआ। और जो राज्य परिषद है, परिषद जिसको हम लोग राज्यसभा कह सकते हैं आज का, उसमें 260 सदस्य किए गए। ठीक है, तो ये बढ़ा दिए गए, ये नंबर याद रखने हैं बस। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट देख लें और क्या प्रावधान हुआ इसमें। इस पे एक प्रावधान ये भी हुआ कि 6 प्रांतों में, ये इंपॉर्टेंट है, 6 प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना करते हुए 6 प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना करते हुए द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाए गए।
आपसे पूछा जाए विधान परिषद, 6 प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 4 हो गए। 5वां पॉइंट लिख लो भाई यहीं पे। 5वां पॉइंट लिख लेंगे कि म्यांमार को भारत से पृथक किया गया। पृथक किया गया। एक चीज ध्यान देना है कि म्यांमार को भारत से पृथक किया गया 1935 एक्ट के तहत, लेकिन कब किया गया? 1937 में। ठीक है। 6वां पॉइंट देख लें, बंबई को, जो बंबई प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग किया गया। पहले सिंध किस में था? बंबई प्रेसिडेंसी में था। तो बंबई से सिंध को अलग किया गया। बंबई से सिंध को अलग कर नया प्रांत बनाया गया। तो म्यांमार वाला अलग किया गया और सिंध को अलग किया गया, ध्यान रखना है। म्यांमार को पूरे भारत से अलग किया गया, सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग किया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये चीजें हुई। तो ये हो गया 6वां पॉइंट। आगे बात करें, आगे हम लोग देख रहे 7वां पॉइंट। भारत में एक संघीय न्यायालय, या इसी को फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय में ध्यान रखना है आपको, जो स्थापना हुई, कब होती है स्थापना? 1 अक्टूबर 1937 को। ध्यान दीजिएगा यहां पे, फिर मैंने बताया ना कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को। किस एक्ट के तहत हुई? तो 1935 एक्ट के तहत। ठीक। कुल सदस्य कितने हैं, मतलब न्यायाधीश, सॉरी न्यायाधीश कितने किसमें? कुल इसमें न्यायाधीश कितने हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। टोटल 7 न्यायाधीश थे इसमें। न्यायाधीश में टोटल 7 थे, मतलब 1 + 6, एक मुख्य। ठीक है भाई, एक तो मुख्य होगा ना। तो मुख्य कौन है? मोरिस गोयर। मोरिस गोयर मुख्य है, बाकी 6 अन्य है। क्लियर है? 6 अन्य में 2 भारतीय भी हैं। तो खैर इतना डिटेल नहीं चलना, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो 7 प्रावधान मैंने आपको टोटल बताए हैं। आपको एक हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और ये हो गया 7वां। ये किसके तहत है? सब 1935 एक्ट के तहत है। इस एक्ट के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा? स्टेटमेंट आते हैं भाई। भारतीय दास्ता का आज्ञा पत्र। या ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसी ट्रेन जिसमें इंजन नहीं है या ब्रेक नहीं है, ऐसे याद रखो। ठीक है? तो आपसे पूछेगा कि 1935 के एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था ऐसी ट्रेन जिसमें इंजन नहीं है? तो किसका कथन था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है जी, आपसे पूछ चुका है एग्जाम में। तो ये 1935 का जो एक्ट है ये आपका होता है समाप्त इंडियन नेशनल मूवमेंट के जरिए से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग
आगे एक दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे और बात करेंगे 1937 के चुनाव। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। 1937 का चुनाव, और अभी परेशानी हो ना, 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन है वो भी आएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ पहले देखिए। चुनाव में 1937 के चुनाव के संबंध में निर्णय लेने हेतु एक लखनऊ अधिवेशन किया गया। कब? अप्रैल 1936 में। अध्यक्ष कौन बना? पीटी नेहरू। अध्यक्ष कौन बने हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत ही नहीं, दुनिया में अगर समस्या का समाधान करना है तो समाजवाद द्वारा ही संभव है। मतलब अगर कोई भी समस्या है तो समाजवाद ही उसको निपटारा कर सकता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था, ठीक है। खैर, इसी अधिवेशन में एक चीज और होती है, ऐसे लिख दें कि इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ। ये क्यों हुआ? किसान समस्याओं का समाधान और समर्थन के लिए। क्यों होता है? किसानों की, भाई किसानों का समर्थन भी तो चाहिए ना। किसानों की समस्या का समाधान व उनका समर्थन के लिए, ठीक है। ये प्रावधान होता है कब? ये कब होता है? 1936 में होता है। ध्यान दीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 1936 में। ये 1937 के चुनाव की बात हो रही है, कैसे पूरा प्रिपेयर हो रहा है चुनाव भी, ठीक है। तो 1936 में ये प्रावधान हुए। उसके बाद क्या होता है? तो इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे देखेंगे हम लोग अलग से। जब चुनाव पर निर्णय लिया गया तो कांग्रेस द्वारा अगस्त 1936 में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया। अब इसमें जारी किया गया तो क्या था इसमें? जैसे लिख दे, जिसमें जो बंदी हैं, जो क्रांतिकारी बंदी हुए हैं अभी, रिहा करने, तो बंदियों को रिहा करने, नागरिक स्वतंत्रता देने, लगान में कमी करने, खासकर 1935 एक्ट का विरोध करने, जैसी घोषणाएं थी। घोषणाएं मौजूद थी, ठीक है। तो 1936 में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने। उसमें कहा कि देखो यार, हम लोग बंदियों को रिहा करने की मांग करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता देने की मांग करते हैं, लगान में कमी करेंगे, 1935 का विरोध करेंगे, ऐसी घोषणाएं की कि भाई देखो हमको जिताओ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? दिसंबर 1936 में
होता है फैजपुर अधिवेशन, जो कि वार्षिक चला आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये लखनऊ अधिवेशन अप्रैल 1936 का है, ठीक है। ये फैजपुर अधिवेशन ये दिसंबर का है, ठीक है। तो फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन अध्यक्ष कौन है? बस एक ही नाम याद रखना है इस दौरान, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें क्या हुआ, प्रस्ताव कौन कौन से आए हैं इसमें, इस अधिवेशन में? ऐसे प्रस्ताव हुआ कि भारतीयों के द्वारा प्रस्ताव बनाने, संविधान बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। कृषक चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी मिली। तो खैर कुल मिला के चुनाव की बात हो रही है इसमें। हम इसमें एक पॉइंट जरूर लिख देंगे कि चुनाव प्रभारी किसको बनाया गया है इस समय। भाई चुनाव होने जा रहे हैं तो चुनाव प्रभारी किसको बनाया गया है? पंडित नेहरू को। किसको बनाया गया? पंडित नेहरू को। तो चुनाव प्रभारी भी कौन है? पंडित नेहरू। फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्ष भी कौन है? पंडित नेहरू। और 1936 में ही जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है विशेष, उसका भी अध्यक्ष कौन है? पंडित नेहरू, ठीक है। तो ओवरऑल हमसे पूछा जाता है चुनाव परिणाम। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव परिणाम बताओ क्या क्या हुए। यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा और आप बता देना यहीं से। ओवरऑल 1937 के चुनाव होने हैं। 1936 में अधिवेशन होता है, पंडित नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। इसी दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन होता है, किसानों की समस्याओं के लिए, समर्थन के लिए, क्योंकि चुनाव में भी भाई वोट करना है उनको। कांग्रेस ने 36 में ही चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं। इसमें कहते हैं कि वे बंदियों को रिहा करेंगे, नागरिक स्वतंत्रता देंगे, लगान में कमी करेंगे, 35 के एक्ट का विरोध करेंगे, तो हमें जिताओ। दिसंबर में ही फैजपुर अधिवेशन होता है। इसमें चुनाव प्रभारी फाइनली रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं, अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं फैजपुर अधिवेशन के। चुनाव होता है, चुनाव परिणाम आता है। परिणाम में क्या होता है देखिए, 11 प्रांतों में 7 प्रांत कांग्रेस को बहुमत मिला। मतलब 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। बंगाल में सबसे ज्यादा बहुमत मिला, तो सबसे बड़ा दल बंगाल में बना। सबसे बड़ा दल कहां बना? बंगाल में। 11 प्रांतों की तो बात तो ठीक है, अगर टोटली देखें तो सभी प्रांतों की टोटल 1161 सीट है। 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है, तो 716 सीटों पर जीत हुई है किसकी? कांग्रेस की। अब जब बंगाल में सबसे बड़ा दल बना है, तो सिंध में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। सबसे कमजोर प्रदर्शन, सबसे कमजोर। मुस्लिम लीग की स्थिति खराब। मुस्लिम लीग को यहां पर बहुमत कुछ नहीं मिला। स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। इतनी खराब हो गई मुस्लिम लीग की कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जो सीमांत उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है, उस पे एक भी सीट नहीं मिली। एक भी सीट नहीं मिली। एक भी प्रांत में बहुमत नहीं मिला। किसको? मुस्लिम लीग को। एक भी प्रांत में बहुमत नहीं मिला। यही आपसे पूछा जाता है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को एक भी प्रांत में बहुमत नहीं मिला, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में बहुमत, केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में बहुमत मिला था। तो भैया कहीं नहीं मिला, ना तो NWF में मिला, ना ही किसी प्रांत में मिला। तो यहां से आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। इस स्लाइड को आपको अच्छे से याद करना है। आंकड़े भी याद कर सकते हो। 11 सीट में से 716 सीटों पर विजय हुए कांग्रेस, और 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन हुआ ये कि 6 महीने तक भाई कांग्रेस को बहुमत तो मिल गया, लेकिन 6 महीने तक सरकार बनाने पर निर्णय टाल दिया गया कि सरकार हम बनाएंगे ही नहीं। घनश्याम दास बिरला थे, C राजगोपालाचारी थे,
पद ग्रहण करने पर बल दिया कि यार पद ग्रहण किया जाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद ये सब कह रहे थे नहीं, हम पद ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब जीत कर भी हम कुछ नहीं करेंगे। जुलाई 1937 में वर्धा आश्रम में कांग्रेस समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बोला गया कि देखो ऐसा है कि पद ग्रहण अब किया जाए, तो प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, बाकी बीच में आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं पढ़ने की, सीधे से मैं ये लिखता हूं कि प्रांत जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, प्रांत और प्रधानमंत्री, तो किस प्रांत में कौन हेड बना है, क्योंकि आप चुनाव जीत चुके हैं, भले टाल मटोल हुआ बीच में, लेकिन कहां पे कौन बना, तो मेन मेन लिखेंगे, सब लिखने की आवश्यकता नहीं अपने को, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं कोई पूछता है। तो सबसे पहले देखें तो संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत, बंबई प्रेसिडेंसी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जहां पर मुस्लिम लीग हार गई, यहां पे कौन बना देखते हैं। तो देखिए संयुक्त प्रांत में बने हैं गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश। बिहार में बने हैं कृष्णा सिंह। मध्य प्रांत में बने हैं डॉक्टर खरे। बंबई में बने हैं बीजी खेर। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में बने हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतदार इनके दल का नाम था, याद है आपको। और खुदाई खिदमतदार जो है उसका विलय कांग्रेस में अब हो चुका है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब तो भाई साहब जिन्ना का क्या हुआ यहाँ पे, जिन्ना भाई, जिन्ना क्योंकि मुस्लिम लीग तो बुरी तरह हारी है। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताऊं, जिन्ना ने काफी रिक्वेस्ट की थी, किससे, पीटी नेहरू से, कि ऐसा है देखो यार नेहरू जी, हम हार चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन हमको आप किसी एक प्रांत का प्रधानमंत्री बना दो, किसी भी जगह का बना दो। हालांकि हम बहुत ज्यादा, हम पार्टी हमें जीती नहीं है, लेकिन हमें अगर आपकी मेहरबानी हुई किसी एक का प्रधानमंत्री बना दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया, मना किया, पूरी तरीके से मना कर दिया कि हम आपको नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। जब कुछ नहीं बनाएंगे तो यहीं से जिन्ना का दिमाग खराब हो गया, यहीं से वो कट्टरवादी, काफी ज्यादा कट्टर हो गया। पाकिस्तान की मांग भी अब यहीं से शुरुआत होगी, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की मांग भी यहीं से अब होने जा रही है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब कुल मिला के मेन जो है यहीं पर मैंने आपको बता दिया, इसे आप ऊपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ओवरऑल ये जो चुनाव परिणाम आया है, हम इस पर बात करेंगे कि कांग्रेस है, ये विजय हो गई है, कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है। कांग्रेस के जगह जगह 11 प्रांतों में से 7 प्रांत जीते हैं उसने, सब कुछ बना लिया है। तो कांग्रेस सरकार बन गई। तो कांग्रेस सरकार जब बन गई है तो कांग्रेस सरकार ने कुछ काम वाम किया है कि नहीं, तो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां क्या क्या है। क्या किया कांग्रेस सरकार ने, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला, तो कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धियां नहीं है, या कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। अब उसमें से 4 स्टेटमेंट दे देगा, फिर उसके बाद ऑप्शन दे देगा, बताइए 1 सही है कि 1 और 3 सही है कि चारों सही है ना। तो ध्यान रखिएगा कि 1932 में जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल को निरस्त किया गया था, जो लागू किया गया था ना, उसको निरस्त किया गया था। प्रेस, जो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया गया। जेल में जो बंदी थे, जैसे कि प्रस्ताव पास हुआ था, घोषणा पत्र जारी की गई थी कि बंदियों को रिहा किया जाएगा, उसी प्रकार से बंदियों को रिहा भी किया गया। सर्वाधिक बंदी बंगाल में थे, तो रिहा किया गया वहां भी। ठीक है, कौन कौन से एक्ट बने इस समय, किसानों के लिए क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में क्या क्या हुआ, ये सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।
नेक्स्ट वीडियो में। कांग्रेस की उपलब्धियां इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको मैं पूरा आपको पहले लिखवाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिपुरी संकट पे, त्रिपुरी संकट, ठीक है। और अब हम लोगों का पॉलिटी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री साथ साथ चलेगा, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह आएगा, अगस्त प्रस्ताव आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, विवेल योजना आएगी, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी तो पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध, और फिर सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। नाजीवाद क्या है, फासीवाद क्या है, एशियावाद क्या है, धुरी राष्ट्र क्या होते हैं, मित्र राष्ट्र कौन कौन है, सभी कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।